नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल पर, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान के भूगोल के बाद आज हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, वो है भारत के भूगोल को लेकर। भारत के भूगोल में आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्राचीन नाम पे, साथ ही साथ भारत की स्थिति और विस्तार जो है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत के नामकरण को लेकर, यानी भारत जो है इसके नामकरण से संबंधित किस किस प्रकार के हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारत का जो नाम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम हमें देखने को मिलता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भारत के लिए आर्यावर्त जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो क्यों किया जाता था। उसके पीछे कारण था कि प्राचीन काल में भारत में निवास स्थान हुआ करता था आर्यों का, और आर्यों का निवास स्थान होने के कारण ही भारत के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आर्यावर्त, यानी आर्यों का निवास स्थान भारत था और आर्यों के निवास स्थान के आधार पर ही हमने इसको नाम दे दिया क्या, आर्यावर्त। फिर ये जो आर्य लोग थे इनका निवास स्थान मुख्यतः था सिंधु नदी। मुख्यतः जो इनका निवास स्थान था वो था सिंधु नदी की जो घाटी है उसमें। अब प्राचीन काल में ईरानी जो लोग थे, या जिसको प्राचीन काल में पर्शिया के नाम से जाना जाता था, पर्शिया के जो लोग थे, इन पर्शिया के लोगों ने सर्वप्रथम भारत में प्रवेश जो किया वो सिंधु नदी घाटी से होकर ही किया। अब सिंधु नदी घाटी से होकर इन्होंने प्रवेश किया तो ये लोग ये जो से है इस से का उच्चारण कर देते हैं, यानी इन्होंने इस नदी को क्या नाम दिया, हिंदू नदी। सिंधु नदी को क्या नाम दिया, हिंदू नदी। अब हिंदू नदी इन्होंने नाम दिया और यहां का जो भूभाग था उसके लिए इन्होंने नामकरण कर दिया कि ये जो भूभाग है जहां पर ये लोग रह रहे हैं, यानी सिंधु नदी का जहां आर्यों का निवास स्थान था, आर्यों के निवास स्थान को इन्होंने नाम दिया हिंदू घाटी, या सिंधु नदी को इन्होंने नाम दिया हिंदू नदी, और यहां का जो भूभाग था उस भूभाग को इन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान, उसको नाम दिया हिंदुस्तान। अब किन्होंने दिया, तो प्राचीन काल में यदि हम बात करें तो पर्शिया के लोगों में, और वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो ईरान है, ईरानियों के द्वारा भारत के लिए जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया था हिंदुस्तान। उसके पीछे कारण क्या था, ये लोग जो से है उस से का उच्चारण करते थे है, और उसी है से सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा, हिंदू नदी। और यहाँ के जो निवास स्थान करने वाले लोग थे उनका जो निवास स्थान था उस निवास स्थान को इन्होंने नाम क्या दिया, हिंदुस्तान। और इस प्रकार से हमारे देश को इन लोगों ने नाम क्या दिया, हिंदुस्तान। इसके अलावा हमें प्राचीन काल में भारत का नाम देखने को मिलता है भारतवर्ष। अब भारतवर्ष जो नामकरण है भारत का वो किया गया था प्राचीन काल में, एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे, राजा भरत, और राजा भरत के नाम पर भारत भूमि का जो नाम है वो पड़ गया है क्या, भारतवर्ष। फिर यदि हम बात करें इंडिया, तो इंडिया जो शब्द है, बेसिकली इस इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है इंडोस। इंडोस शब्द से हुई है। अब प्राचीन जो यूनानी लोग थे उन यूनानी लोगों ने ये जो सिंधु नदी है इस सिंधु नदी को संबोधित किया इंदु नदी, यानी जो यूनानी लोग थे, यूनानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से संबोधित किया, तो आपका आंसर होगा इंदु नदी के नाम से। और इंदु नदी के चारों तरफ जो भूभाग था या यहाँ का जो भूभाग था उसके लिए इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया इंदु से, वो शब्द प्रयोग किया इन्होंने इंडिया। इसके अलावा यदि हम नामकरण की बात करें तो जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें हमें नाम देखने को मिलता है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप जैन और बौद्ध उपनिषदों के अनुसार हमारे देश के लिए जो नामकरण किया गया वो किया गया जम्बूद्वीप। और साथ ही साथ यदि हम बात करें हमारे संविधान की कि हमारे संविधान में भारत के लिए क्या नामकरण है,
तो हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, और उस अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है भारत जो कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यानी हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का इस्तेमाल हमारे देश के लिए किया गया है। ये थे आपके भारत के नामकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न। एक बार हम इनको रिवाइज करते हैं कि ये कौन कौन से नाम है और किन आधारों पर ये नामकरण किए गए और यहां से आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भारत के लिए आर्यावर्त नाम की। आर्यावर्त नाम भारत को दिया गया क्योंकि प्राचीन काल में भारतीय जो भूभाग है वो निवास स्थान था किसका? आर्यों का, और आर्यों के आधार पर ही भारतीय जो भूमि है उसके लिए नाम दिया गया आर्यावर्त। फिर आगे बात करते हैं, आर्यों का जो निवास स्थान था वो सिंधु नदी की घाटी था, और क्योंकि प्राचीन जो पर्शिया के लोग थे या वर्तमान जिसको हम ईरान बोलते हैं, उस ईरान के लोगों ने इसी सिंधु नदी की घाटी से भारत में प्रवेश किया। ये लोग से का उच्चारण हे करते थे, इसी आधार पर इन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया हिंदू नदी, और भारत के लिए इन्होंने नाम दिया सिंधु नदी के आधार पर ही हिंदुस्तान। फिर अगला आता है भारतवर्ष। भारतवर्ष प्राचीन प्रतापी राजा भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा क्या? भारतवर्ष। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा का एक शब्द है इंडोस, उस इंडोस शब्द से बना हुआ है। साथ ही साथ जो यूनानी लोग थे, इन यूनानी लोगों ने जो सिंधु नदी थी उस सिंधु नदी को इंदु नाम से संबोधित किया, और हमारा जो देश का भूभाग है उस भूभाग को इन्होंने नाम दिया क्या? इंडिया। फिर जैन और बौद्ध धर्म जो है उनके ग्रंथों के अनुसार भारत के लिए जो नाम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जम्बूद्वीप, और हमारा जो संविधान है उसमें भारत के लिए 2 नामों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है भारत जो कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, और इस बात का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी नामकरण से लेकर आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब पूछेंगे कैसे कि भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, तो उसके पीछे कारण हो जाएगा आर्यों के निवास स्थान के कारण। भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो हमें याद रखना है कि यह प्रयोग किया गया पर्शियन लोगों की वजह से या ईरानियों के, यानी ईरानी लोग जो थे या प्राचीन काल के जो पर्शियन लोग थे उन्होंने भारत के लिए कौन सा नाम दिया? हिंदुस्तान नाम दिया। उसके बाद यदि हम बात करें कि भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, तो सीधा सा आंसर होगा राजा भरत के नाम पर भारत का नाम जो था वो भारतवर्ष पड़ा। फिर आगे प्रश्न आता है कि भारत के लिए इंडिया जो नामकरण किया गया वो किसके द्वारा? तो हमारा आंसर होगा यूनानियों के द्वारा। प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हमारा आंसर होगा ग्रीक भाषा, और ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तब हमारा आंसर होगा इंडोस शब्द से। उसके बाद भारत के लिए जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनमें किस नाम का उल्लेख मिलता है? तब हमारा आंसर होगा जम्बूद्वीप। और यदि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि भारतीय संविधान में भारत के लिए किस नाम का उल्लेख मिलता है, तब हमारा आंसर होगा भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। साथ ही साथ यदि हम बात करें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में भी 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। पहला किया गया है हम भारत के लोग, यानी पहला तो शब्द जो प्रयोग किया गया है वो हम भारत के लोग शब्दों के साथ किया गया है, और फिर किया गया है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी टोटल भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान की यदि हम बात करें प्रस्तावना के अलावा कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में भारत के नामकरण का उल्लेख है क्या, तब हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 1 जिसमें भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यह है आपके नामकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं
वो सारे के सारे प्रश्न। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति, यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति की हम चर्चा करें तो ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। यदि ग्लोब के संदर्भ में हम भारत की स्थिति को देखें तो पूरी पृथ्वी जो है उसको हम 4 गोलार्धों में विभाजित करते हैं, यानी पृथ्वी जो है उसको हम विभाजित करते हैं 4 गोलार्धों में। किस प्रकार से करते हैं तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पे यदि हम बात करें तो 4 गोलार्ध में सबसे पहले इस पे हम बात करें तो ये जो रेखा है, यानी खड़ी जो रेखाएं हमें ग्लोब पर मिलेगी, उन रेखाओं को जानते हैं हम देशांतर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। यह है हमारी 0 डिग्री देशांतर, या जिसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच रेखा। अब इस ग्रीनविच रेखा से यदि हम बात करें पूर्व की तरफ, तो इससे पूर्व की तरफ जो क्षेत्र होगा उसको हम नाम देंगे पूर्वी गोलार्ध। उसको हम क्या नाम देंगे? पूर्वी गोलार्ध। और इसके पश्चिम की तरफ जो क्षेत्र होगा उसको हम नाम देंगे पश्चिमी गोलार्ध, यानी यह है हमारे पास पश्चिमी गोलार्ध। अब ये तो थी देशांतर के रेस्पेक्ट में बात। अब यदि अक्षांश के रेस्पेक्ट में बात करें तो यह आपकी भूमध्य रेखा, या जिसको हम जानते हैं विषुवत रेखा के नाम से, यानी विषुवत रेखा, या इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। अब ये जो आपकी भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जो क्षेत्र है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जो क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र को हम नाम देते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। और इस भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ जो भाग बढ़ता है उसको नाम दिया जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। यानी पूरी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को ग्लोब के संदर्भ में यदि हम देखें तो हम उसको 4 गोलार्धों में विभाजित कर सकते हैं। 4 गोलार्ध कौन कौन से? तो सबसे पहले देशांतर रेखा जो है उससे पूर्व का जो भाग है उसको हम पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम का जो भाग है उसको हम पश्चिमी गोलार्ध। साथ ही साथ जो आपकी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, या जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर का जो क्षेत्र है उसको हम नाम देते हैं उत्तरी गोलार्ध, और उसके नीचे का जो क्षेत्र है उसको हम नाम देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब जब हम राजस्थान के ऊपर चर्चा कर रहे थे उसी समय मैंने आपको बताया था कि हमें सीधा सा एकदम से क्लियर रखना है कि चाहे भारत हो चाहे राजस्थान हो, उसकी यदि ग्लोब पर स्थिति की बात करें हम, तो भारत की ग्लोब पर स्थिति की हम बात करें तो भारत की ग्लोब पर स्थिति कुछ इस प्रकार से है। यानी यहां भारत की स्थिति आती है ग्लोब के संदर्भ में। अब हमारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ग्लोब के संदर्भ में यदि भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत की स्थिति कहां होगी? ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा, हमारा भारत जो है वो कौन से गोलार्धों में? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के बीच में स्थित है। इसका मतलब यदि ग्लोब पर हम बात करें तो विषुवत रेखा के तो उत्तर में स्थित है, साथ ही साथ जो आपकी ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व में स्थित है। इसका मतलब ग्लोब पर भारत की स्थिति यदि हम बात करें तो वो स्थिति होगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां होगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, ग्लोब पर भारत किस दिशा में स्थित है? ऐसी स्थिति में हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा उत्तरी पूर्वी दिशा। यहां से क्या मीनिंग निकल कर आता है उस पर हम चर्चा करते हैं। उत्तरी का मतलब है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा, यानी अक्षांशों पर जब हम विस्तार की बात करेंगे तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो हमेशा उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच ही चलेगा। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच ही चलेगा। पहली चीज तो हमें इस स्थिति के कारण दिमाग में
ये आनी चाहिए। दूसरी, पूर्वी से क्या तात्पर्य? पूर्वी का तात्पर्य है कि यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, यानी भारत का यदि हम देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो हम पाएंगे कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो हमेशा पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच चलेगा, यानी पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच चलेगा। यानी ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है उत्तरी पूर्वी, वो स्थिति हमारे सामने दो चीजों को इंडिकेट करती है। नंबर एक, कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो हमेशा उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत का जो देशांतरीय विस्तार होगा वो हमेशा पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच चलेगा। इन चीजों को हमें अच्छी प्रकार से दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि अक्षांशों और देशांतरों से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऑप्शन में संख्याएं चेंज नहीं की जाती है, केवल और केवल दिशा चेंज की जाती है। ऐसे में बहुत अच्छे चांस बनते हैं कि हम केवल और केवल अक्षांशों और देशांतरों की दिशा का ध्यान रखकर ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। तो भारत की जो स्थिति है उससे हमें किन दो चीजों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है, या क्या दो चीजें एकदम से हमारे दिमाग में क्लियर होती है? तो ध्यान रखना है हमें कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो हमेशा उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच होगा। साथ ही साथ भारत का जो देशांतरीय विस्तार होगा वो हमेशा पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच होगा। यदि यह चीज हम ध्यान रखेंगे तो अक्षांश और देशांतर के जो प्रश्न है उसमें से आधे ऑप्शन, मतलब यदि हमारे सामने 4 ऑप्शन है तो उन चारों ऑप्शनों में से हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल इतनी सी जानकारी होने पे। अब बात करें यदि हम भारत की आकृति की, तो आकृति जो है वो भारत की चतुष्फल की है, यानी चतुष्फल की आकृति का भारत है। अभी हम देखेंगे जब भारत के मैप के साथ हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे उस समय की किस प्रकार से हमारी आकृति है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, यानी हमारा जो देश है इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैप ले लेते हैं हम भारत का। मैप वगैरह अपन ड्रॉ करें, प्रयास करना आप लोग कि मैप बनाकर ही आप, क्योंकि डिजिटल मैप की बजाय हाथ से यदि आप मैप बनाओगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद होगा और एग्जाम टाइम तक चीजों को आप लंबे समय तक स्टोर रख पाएंगे। अब यदि हम मैप की बात करें तो कुछ इस प्रकार से भारत का मैप हमें देखने को मिलता है। यह आपका हो जाएगा भारत का मैप। ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। अब इसकी हम बात कर लेते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब यह अक्षांशीय विस्तार जो है ये मुख्य भूमि पर है, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उस मुख्य भूमि पर भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो भारत का है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, यानी पूर्वी देशांतर यहां से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। अभी हम बात करेंगे कि हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। देशांतरीय विस्तार हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगा के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। याद कैसे रखेंगे? 6 7 8। उधर कैसे याद रखेंगे? 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 और 2 कितने होते हैं? 9। बिल्कुल इजीली आप मैथ से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको इसी प्रकार से थोड़ा सा दिमाग में सेट करके रखेंगे तो चीजें इजीली याद हो जाती है। इनको थोड़ा सा कनेक्ट करना सीखेंगे हम, तो उससे क्या कि चीजें लंबे समय तक हमें वैसे की वैसे याद रहती है। फिर 8 डिग्री 4 मिनट से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये मुख्य भूमि पर है। मुख्य भूमि पर है इसका मतलब यदि हम भारत के द्वीपीय भाग यानी इधर बंगाल की खाड़ी में हमारा जो अंडमान निकोबार है उस द्वीपीय भाग को भी यदि हम शामिल करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट या कई जगह आपको यह भी देखने को मिलेगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का विस्तार है। और यह जो बिंदु है इसको जाना जाता है इंदिरा पॉइंट के नाम से। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, लेकिन यह आपका मुख्य बिंदु पर सबसे दक्षिणी बिंदु नहीं है। यह अंडमान निकोबार पर जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार पर स्थित भारत का यानी भारत के जो द्वीप समूह स्थित है उन द्वीप समूह में सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। कहां स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ग्रेट निकोबार पर। फिर बात आती है इसके अन्य नामों को लेकर कि इंदिरा पॉइंट जो है इसके अन्य नाम और कौन कौन से हैं, तो हमें याद रखना है पगमेलियन और पार्सन। पगमेलियन और पार्सन नाम भी हमें इंदिरा पॉइंट के देखने को मिलते हैं। इस बात का भी हमें पता होना चाहिए पगमेलियन या पार्सन पॉइंट कहा जाता है किसको? इंदिरा पॉइंट को। लेकिन यदि हम आप बात करें मुख्य भूमि यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उस पर सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो उस पर सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसका अन्य नाम जो है वो हमें केप कैमरीन भी देखने को मिलता है। केप कैमरीन ये हो जाएगा आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। और यदि सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कोल जो कि वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कोल जब हम भारत के भौतिक विभाजन देखेंगे उस समय हम देखेंगे इसकी स्थिति एग्जैक्टली कि ये कहां स्थित है। अभी बस हमें केवल और केवल सामान्य जानकारी रखनी है। तो इंदिरा कोल जो है लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। और यदि हम भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो है गौर माता, या कई जगह आपको इसकी जगह गौर मोती भी देखने को मिलेगा और कई जगह आपको इसी का नाम राजहर क्रिक भी मिलेगा। राजहर क्रिक, इसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो वहां हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ध्यान रखना है।
गौरमाता गुजरात या राजहर क्रिक गुजरात। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ एक सरक्रिक, ये सरक्रिक विवाद जो है भारत पाकिस्तान के मध्य 1965 में विवादित रहा था। तो राजहर क्रिक गौरमाता या गौरमोती नाम से भी जाना जाता है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है कौन से राज्य में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा गुजरात राज्य में। यदि हम बात करें भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, तो सबसे पूर्वी राज्य जो है वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल का तात्पर्य ये होता है कि जिसमें सूर्योदय सबसे पहले होता है, यानी सूर्योदय वाला प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें सबसे पूर्वी बिंदु जो है हमारा वो है किबिथु। किबिथु अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है, लेकिन साथ ही साथ कई जगह हमें वालांगू भी देखने को मिलता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो वालांगू या किबिथु। ध्यान रखना हमें, और कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी ये हो गई हमारी सामान्य सरसरी जानकारी भारत के बारे में। यदि आपसे पोजीशन पूछी जाए सबसे पश्चिमी बिंदु, तब हमारा आंसर होगा गौरमाता, गौरमोती या राजहर क्रिक। किस राज्य में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा गुजरात राज्य में। फिर यदि प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब हमारा आंसर होगा कन्याकुमारी, जिसको प्राचीन काल में केप कैमरीन के नाम से भी जाना जाता था। किस राज्य में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। और यदि यह पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब हमारा आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, जिसको प्राचीन काल में पग्मेलियन या पार्सन के नाम से भी जाना जाता था। कहाँ स्थित है, तो ये भारत में, इधर क्योंकि हमारी बंगाल की खाड़ी पड़ती है, तो बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसको हमने नाम दिया हुआ है इंदिरा पॉइंट। यदि बात करें भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, वो होगा इंदिरा कोल, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वो होगा किबिथु या वालांगू, जो कि स्थित है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। यह थी सामान्य जानकारी सीधे फैक्चुअल प्रश्नों पर भारत को लेकर। अब क्योंकि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जब हमने किया है, तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न पहला आपको भारत के अक्षांशीय विस्तार को लेकर पूछा जा सकता है। अक्षांशीय विस्तार जो है, क्योंकि किसी भी प्रदेश की जलवायु का निर्धारण उसकी अक्षांशीय स्थिति के अनुसार होता है, ऐसे में हम देखेंगे कि भारत की जो जलवायु है उसको किस प्रकार से हमारे अक्षांश जो है वो प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार की जलवायु हमें भारत में देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमने देखा था कि किसी भी स्थान का मानक समय जो है उसका निर्धारण देशांतर के द्वारा किया जाता है। तो हम देखेंगे कि भारत का जो मानक समय है उसका निर्धारण किस देशांतर के आधार पर किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश की। अक्षांश में एक अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर निकलती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब प्रश्न हमें पूछा जाता है उन 8 राज्यों के नाम से संबंधित कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है या स्थित नहीं है। ऐसे करके हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी 8 राज्य जो है वो कौन से हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैप पर। मैप में यदि हम बात करेंगे तो भारत के जो 8 राज्य जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्य आपके, सबसे पहला होगा आपका गुजरात। सबसे पहले होगा गुजरात। गुजरात के बाद आ जाएगा हमारा राजस्थान, जिसका हम चर्चा कर चुके हैं पहले जब हमने राजस्थान का भूगोल पढ़ा था उस समय। राजस्थान के बाद यदि हम बात करें तो आपका आएगा एमपी। एमपी के बाद आपका आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यदि हम बात करें तो हमारा आएगा झारखंड। झारखंड के बाद यदि हम बात करें
तो हमारा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा त्रिपुरा, और लास्ट जो 8वां राज्य आएगा वो आ जाएगा मिजोरम। ये 8 वो राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। सीधा प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एक तो प्रश्न ऐसे, और उसमें हो सकता है मल्टी चॉइस टाइप के ऑप्शन बना के आपके सामने प्रश्न दे दिया जाए। दूसरा प्रश्न आपसे बहुत अच्छी तरह से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, और ऐसे में वो आपके सामने कुछ और ऑप्शन रिप्रेजेंट कर सकता है। अब हमें क्योंकि इनको सीधा इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न तब पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों को पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जमाओ। ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार यदि हम क्रम की बात करें तो क्रम के साथ आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हो, और उस ट्रिक से आपको बिल्कुल इजी सी ये सारे के सारे जो राज्य हैं वो पूरे के पूरे क्रम से याद हो जाएंगे। ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, आपने देखा होगा अभी हमारे यहाँ गर्मी का मौसम चल रहा है। अभी यहाँ हमारे कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है। और गर्मी के मौसम में हम लोग छत पर जाते हैं झपकी लेने के लिए। हम छत पर जाते हैं इसलिए झपकी लेने के लिए, और झपकी कब लेते हैं, जब भी हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है। ये यदि आपको याद है तो आपके सारे के सारे, क्योंकि इजीली याद भी हो जाएगी। याद कैसे होगी कि छत पे हम घूमने के लिए या टहलने के लिए कब जाते हैं, जब गर्मी होती है, यानी गर्मी होती है तभी हम बाहर निकलते हैं घर से। तो गर्मी का जब मौसम होता है उस समय हम छत पर झपकी लेने के लिए जाते हैं, जैसे ही हमें क्या मिलता है, टाइम मिलता है। ये पूरे के पूरे राज्य जो है आपके क्रम से याद हो जाएंगे। जी से आपका हो जाएगा गुजरात, आर से राजस्थान, एम से एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। केवल और केवल हमें इतना सा याद रखना था, गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, छत पर झपकी लेने के लिए जाते हैं जब भी टाइम मिलता है। ये हो गए आपके पूरे के पूरे राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है, और इनका क्रम पश्चिम से लगा के पूर्व दिशा की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों का जो क्रम है वो आप लोगों के सामने है। केवल और केवल आपको एक लाइन याद रखनी है, गर्मी का जब मौसम होता है तो हम लोग छत पर जाते हैं, किस लिए, झपकी लेने के लिए, जब भी हमें क्या मिलता है, टाइम मिलता है। ये तो हो गए आपके क्रम से। अब मान लो आप इसको क्रम से याद नहीं करना चाहते, रैंडमली हमें याद करना है, कुछ और इंटरेस्टिंग हो, तो आप सीधा से ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक आदमी है जिसका नाम है राम, और उसकी जो कास्ट है वो है जा, यानी राम जा जो है उसके 6 मित्र है, और वो छहों कैसे हैं, पंगु। यदि आपको ये लाइन याद होती है आपके सारे 8 राज्य आ जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। लेकिन ये क्रम से नहीं होंगे। क्रम से यदि आपको याद रखना है तो आप सीधा सा इसको याद रखो। याद कैसे रखोगे, गर्मी के मौसम में छत पर जाते हैं झपकी लेने के लिए जब भी टाइम मिलता है। ये आपके वो राज्य पश्चिम से पूर्व की तरफ जो किस पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कि अक्षांश जो होती है उससे किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण होता है। अब कर्क रेखा जो है इससे यदि हम दक्षिण की तरफ देखें तो यहां जो जलवायु मिलेगी वो हमें मिलेगी उष्णकटिबंधीय। कैसी मिलेगी, उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलेगी। और कर्क रेखा से ऊपर की तरफ या कर्क रेखा से उत्तर की तरफ जो हमें जलवायु मिलेगी वो मिलेगी उपोष्ण प्रकार की। उसके पीछे कारण है, कारण क्या है, पृथ्वी के ग्लोब पर यदि हम देखें तो ये हमारी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, यानी ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से, इसको हम जानते हैं मकर रेखा के नाम से।
इनके बीच जो जलवायु मिलेगी वो जलवायु हमेशा हमें मिलेगी उष्णकटिबंधीय, यानी ये जलवायु कैसी मिलेगी? उष्णकटिबंधीय। फिर बात करते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर ये वाली और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे यानी दक्षिण की तरफ ये वाली, ये जलवायु हमेशा आपको कैसी मिलेगी? शीत जलवायु। अब क्योंकि शीत और उष्ण दोनों के बीच जो है उसको हम जानते हैं उपोष्ण या शीतोष्ण के नाम से। यदि शीत की तरफ ज्यादा है तो उसको हम शीतोष्ण का नाम दे देते हैं, उष्ण की तरफ ज्यादा पार्ट है यानी उष्ण के ज्यादा नजदीक है तो उसको हम उपोष्ण के नाम से जान लेते हैं। तो हमारी जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? उपोष्ण प्रकार की होगी। और उपोष्ण प्रकार की जो जलवायु है वो कर्क रेखा जो है उससे उत्तर दिशा में या उससे ऊपर वाले जो राज्य हैं उनमें पाई जाएगी। उष्ण प्रकार की जलवायु कर्क रेखा से नीचे वाले जो राज्य होंगे उनमें पाई जाएगी। अब यहां से हमें सीधा सा प्रश्न अगर सिंगल वर्ड में पूछे तो भारतीय जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रकार की जलवायु। उसके बाद बात कर लेते हैं हम देशांतर रेखा की, यानी मानक समय जो है वो किस देशांतर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उस पर यदि हम बात करें तो एक देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय निर्धारित करती है। कैसे? देखिए चर्चा करते हैं। ये हमारा मैप 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो लगभग हमारे भारत में सबसे पहले आती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कहां आती है? किस जिले में? उत्तर प्रदेश के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा और लास्ट है आपका आंध्र प्रदेश। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये गुजरती है भारत के 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। अब यह भारत की मानक समय रेखा है। समय जो है वो 2 प्रकार के, एक तो स्टैंडर्ड यानी जिसको हम मानक समय बोलते हैं और एक होता है लोकल जिसको हम स्थानीय समय बोलते हैं। स्थानीय समय जो होता है वो स्थान विशेष के अकॉर्डिंग सूर्य की स्थिति के अनुसार होता है और मानक समय पूरे मतलब यदि हम देश की बात करें तो उस देश पर एक समान रूप से लागू होता है। अब यदि हम भारत के लिए मानक रेखा की मानक समय रेखा की बात करें तो वो है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका आंसर होगा 5 राज्यों से। अब इसकी चर्चा करते हैं हम। ग्रीनविच जो मीन टाइम रेखा है या ग्रीनविच मानक रेखा जो मानक समय रेखा है उसके समय और इसके समय में क्या संबंध है? ग्रीनविच मानक समय से किस दिशा में स्थित है? पूर्वी दिशा में। कितना पूर्व में है? तो आप बोलोगे 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व की तरफ। अब जब हमने राजस्थान की ज्योग्राफी देखी थी उस समय मैंने आपको बताया था कि एक अक्षांश को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो हमें अक्षांश कितने पार करने हैं? 82। तो ये हो जाएगा आपका 82 × 4। आधा अक्षांश और पार करना है × 4। इन दोनों को जोड़ दे। इनको यदि जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 प्लस इसका भाग जाएगा कितनी बार? 2 बार। यानी ये आ गया हमारे पास 330 मिनट। यानी भारत का जो मानक समय है जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं वो ग्रीनविच का जो मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम इससे 5.5 घंटे आगे चलता है। यानी
भारत के मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे पूर्व सूर्योदय होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और कितना अंतर है, तो आंसर मिनट में यदि हम बात करें 330 मिनट और घंटे में बात करें तो 5.5 घंटे। अब जो 5 राज्यों से निकलने वाली रेखा है, इन 5 राज्यों को क्रम से याद करना। क्रम से आप किस प्रकार से याद करोगे, आप सीधा सा ऐसे याद रखो, क्योंकि देखो वहां हमने चर्चा की थी, क्योंकि अक्षांश रेखा जो होती है उसके द्वारा जलवायु निर्धारित की जाती है। जलवायु का मतलब सर्दी है या गर्मी है। तो ऐसे में हमने चर्चा की थी कि हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को हमने याद किया था कि यदि जब भी हमें गर्मी लगती है तो गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं, छत पर जाते हैं झपकी लेने के लिए। जब भी हम लोगों को क्या मिलता है, टाइम मिलता है। ये तो हमारे कर्क रेखा वाले 8 राज्य थे, लेकिन ये जो 5 राज्य है इसका संबंध है किससे, समय से। और समय भी हम कैसे देखते हैं, सूर्य की स्थिति को देखकर। आपने देखा होगा प्राचीन काल में लोग जो होते थे वो सूर्य की स्थिति देखकर बता देते थे कि इतने बजे है। तो एक लड़की है जिसका नाम है उमा, एक लड़की है जिसका नाम है उमा, और उमा समय देखने के लिए, अब समय देखने के लिए वो क्या करेगी, सूर्य की स्थिति देखेगी। उमा जो है सूर्य की स्थिति देखने के लिए छत पर चढ़ती है और देखती है कि बाहर तो आंधी आ रही है। बाहर क्या आ रही है, आंधी आ रही है। ये यदि आपको याद है तो आपके सारे 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये वो 5 राज्य उत्तर से दक्षिण क्रम के रूप में। अब एग्जामिनर आपसे चाहे कैसे भी प्रश्न पूछे, आपका प्रश्न कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। चाहे वो आपको इनको क्रम से व्यवस्थित करवा ले तो भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा, चाहे वो आपसे ऐसे सीधा पूछ ले कि किस राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो भी आपका प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल से ट्रिक 2 आप याद रखो। यदि कर्क रेखा की बात करें तो क्या है, गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, छत पर जाते हैं झपकी लेने के लिए जब भी टाइम मिलता है। और यदि हमें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को याद रखना है तो सीधा से याद रखेंगे, टाइम देखने के लिए उमा कहां पर गई, छत पर, और उसने क्या देखा, बाहर क्या आ रही है, आंधी। ये यदि आपको याद होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं हम लंबाई और चौड़ाई की। भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, साथ ही साथ भारत की जो चौड़ाई है वो कितनी है। आप पुराने पेपर उठा के देखना, बहुत सारे प्रश्न आपको यहां से सीधे सीधे मिल जाएंगे, क्योंकि ये वो चीजें हैं जहां हम थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं चीजों को और प्रश्न सीधा एग्जामिनर हमें वहां से पूछ लेता है। अब यदि हम विस्तार की बात करें तो भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। ऐसे में इसका क्या आंसर होगा, उसके लिए हम देखते हैं। यदि भारत की उत्तर से लगा के और दक्षिण लंबाई की बात करें तो यह लंबाई आपको मिलेगी 3214 किलोमीटर। और यदि पश्चिम से पूर्व यानी पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु की लंबाई ज्ञात करें तो वो हमें मिलेगी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अब याद कैसे रखोगे, उत्तर से दक्षिण, उत्तर में आप देखो क्या आ रहा है, इसका मतलब जिसमें आगे 3 आएगा वो उत्तर से दक्षिण होगी। और पूर्व से पश्चिम सीधी सीधी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पूर्व में 2 अक्षर, इसलिए स्टार्टिंग किससे हो रही है, 2 से हो रही है। अब इन डिजिट को याद रखना। डिजिट को कैसे याद रखोगे, आप सीधा याद रखो 1 2 3 और सबके बाद में क्या आता है 4। ये तो हो गई आपकी उत्तर से दक्षिण लंबाई। और 2 बार यदि 3 को गुणा करें तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये हो जाएगी आपकी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का ये जो आपका गौर माता है
या राजहरी क्रीक है, इसके बीच समय का जो अंतराल होगा यानी सूर्योदय का जो अंतराल होगा वो कैसे आप ज्ञात करोगे, उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कर लेना है। यानी मान लो आपका जो किबिथु है उस पर सूर्योदय हो रहा है 6 बजे, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि हमारा जो गौरमाता है वहां पर सूर्योदय कितनी बजे होगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट में इसका आंसर करते हैं। आगे की वीडियो में अपन इस पर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम भारत की जो सीमा रेखा है उस पर भी चर्चा करेंगे और बिल्कुल मैप और ट्रिक के साथ इजी वे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप बिल्कुल इजी वे में उसको याद कर सकते हो और एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, वहां कभी भी आपका प्रश्न किसी भी प्रकार से मिस्टेक नहीं होगा। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।